हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 9 में एक चैप्टर है अपने जलवायु। मुख्य क्या है? जलवायु। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेष रूप से भारत की जलवायु के संदर्भ में हम जलवायु का अध्ययन करेंगे। मुख्य बात कि जलवायु क्या है, ये जलवायु है वो क्या होती है। मैं आपको बताऊं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, और इस लंबे समय अवधि को हम ये मान सकते हैं कि लगभग 30 वर्षों से अधिक, 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। यानी हम यह मान सकते हैं कि एक विशाल क्षेत्र में एक लंबे समय अवधि, लंबी समय अवधि कितनी? 30 वर्ष से अधिक। लंबी समय अवधि कितनी? 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। 30 वर्ष तक मौसम का जो चक्र चलता है वो उन चक्रों का योग, यानी मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग, वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब जलवायु के संदर्भ में हम ये मानते हैं कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को दर्शाता है। मुख्य बात क्या आती है कि मौसम, तो मौसम क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करता है। कि मौसम क्या होता है? कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। वायुमंडल की अवस्था को बताता है। और आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि जैसे एक दिन होता है, एक दिन में कई बार मौसम परिवर्तन होता है। एक दिन में कई बार मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार परिवर्तित होती है, यानी बदलती है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह या मान सकते हैं महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक जैसी बनी रहती है। मतलब वायुमंडल कुछ सप्ताह है या महीने हैं, वायुमंडल की अवस्था एक जैसी बनी रहती है। मतलब कुछ सप्ताह, कहने का मतलब कि हम ये मानते हैं कि एक दिन में कई बार मौसम बदलता है, और लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह या महीनों तक वायुमंडल की अवस्था एक जैसी बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, दिन होते हैं वो गर्म या ठंडे होते हैं, या हम ये मान सकते हैं हवादार या शांत होते हैं, हवादार या शांत होते हैं, या कई कई महीनों तक आसमान बादलों से घिरा, मतलब कई दिनों तक आसमान बादलों से घिरा हुआ होता है या बिल्कुल साफ होता है। आसमान बादलों से घिरा हुआ होता है या साफ होता है। या हम ये मानते हैं कि आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। अब मुख्य बात कि मौसम के, या मान सकते हैं कि महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर, क्या? महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को वही 3 ऋतुओं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में विभाजित किया जा सकता है। हमने क्या क्या पढ़ा? मुख्य बात क्या पढ़ा कि एक जलवायु के बारे में कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। और मौसम
कहने का मतलब कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को प्रदर्शित करता है। मौसम क्या करता है? एक विशेष क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को प्रदर्शित करता है। हमने कई बार देखा होगा कि दिन के समय में, एक दिन में कई बार मौसम परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ सप्ताह या महीनों तक वायुमंडल की अवस्था एक जैसी बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा हुआ या बिल्कुल साफ, आर्द्र या शुष्क मौसम, ये सभी होता है महीनों तक। और इन मुख्य बात क्या है कि महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु के आधार पर बांटा जा सकता है। मुख्य बात कि पहले तो जलवायु की परिभाषा कि एक विशेष क्षेत्र में, एक विशाल क्षेत्र में एक लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। और मौसम की एक विशेष समय में या मौसम एक विशेष समय क्षेत्र में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को प्रदर्शित करता है। और जैसे हमने ध्यान दिया होगा कि एक दिन में कई बार मौसम बदलता है या कुछ सप्ताह या महीनों तक मौसम एक जैसा रहता है। जैसे दिन गर्म या ठंडे होते हैं, हवादार या शांत होते हैं, आसमान बादलों से घिरा होता है या आसमान बिल्कुल साफ होता है, आर्द्र या शुष्क मौसम होता है। तो महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को 3 ऋतुओं ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतु में बांटा जा सकता है। अब सबसे पहले हम मानसून शब्द है कि मानसून शब्द कहां से लाया गया। मुख्य बात कि मानसून शब्द कहां से लाया गया। तो हम आगे पढ़ते हैं मानसून के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मानसून अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द किससे बना है? अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। यानी हम मान सकते हैं कि मौसमी हवाओं या ऋतु से, मौसमी हवाओं एवं ऋतुओं से, हवाओं एवं ऋतु से मानसून शब्द का अर्थ निकाला जाता है, मुख्य बात। और हमारे देश में ऋतु के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है हमारे मानसून का परिवर्तन? मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के कारण हमारे देश के अंदर मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने से मानसून परिवर्तन होता है। यानी ऋतु के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होते हैं। मानसून शब्द क्या कि मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम शब्द से बना है। किससे? मौसम से, जिसका अर्थ मौसमी हवाओं एवं ऋतु से लिया गया है। और हमारे देश में ऋतु के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। किसके अनुसार? ऋतुओं के अनुसार। जैसे ऋतुओं में मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु, मतलब महीनों तक एक जैसा मौसम रहता है। जैसे दिन ठंडे रहते हैं या गर्म रहते हैं, आसमान बिल्कुल साफ रहता है या बादलों से घिरा रहता है, या शुष्क होता है मौसम या गर्म रहता है, तो वो सब चीजें। तो कहने का मतलब कि हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। अब हम जो मेन चीज पढ़ेंगे कि वो पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। थोड़ी सी डिटेल पूर्वक पढ़ते हैं हम भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु के बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और
एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाती है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मतलब एशिया में इस प्रकार की जलवायु दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा को लेकर देखें। हम दो तत्वों का महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, तापमान एवं वर्षा के बारे में हम पढ़ते हैं कि भारत देश के अंदर एक जगह तापमान क्या चलता है और दूसरी जगह तापमान किस प्रकार का होता है, या वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। तो हम एक चीज देखते हैं कि मौसम एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब कहने का मतलब कि एक स्थान पर एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। मुख्यतः क्या? भिन्नता, तापमान एवं वर्षा के आधार पर भिन्नता, वो भी क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब जैसे हम देखते हैं कि पहला उदाहरण लेता हूं मैं आपको कि गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि इसी प्रकार जम्मू के जो मुख्यतः कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी समय में इसी समय में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उदाहरण दिया है। हम क्या कर रहे हैं कि तापमान एवं वर्षा की भिन्नता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की भिन्नता के बारे में पढ़ रहे हैं कि गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगहों का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहीं जम्मू के पहलगाम में इस समय में तापमान क्या होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ना। इसी प्रकार सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर मतलब ये तो क्या पढ़ा अपन ने? गर्मियों में। इसी प्रकार सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और वहीं क्या होता है कि यह मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। वहीं भारत के दक्षिण भारत में हम दक्षिण भारत का उदाहरण लेते हैं तिरुवनंतपुरम। जैसे मान लीजिए केरल का तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भाई गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह का तापमान तो कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जबकि वही उस समय में ही जम्मू के पहलगाम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। इसी प्रकार सर्दियों की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम में वो टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है मात्र। अब कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन में भी बहुत अंतर होता है। जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें रात एवं दिन में भी काफी फर्क होता है। जैसे थार के मरुस्थल का उदाहरण लेते हैं हम। थार के मरुस्थल का उदाहरण लेते हैं। दिन में तो ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात्रि में यही टेम्परेचर क्या होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मतलब थार के मरुस्थल में दिन का तापमान तो कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यही टेम्परेचर कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब दिन और रात में अंतर। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान क्या होता है? एक समान रहता है। जैसे जो केरल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, समुद्र के पास में जितने भी हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? एक जैसा ही बना रहता है। हमने क्या पढ़ा यहां पर? तापमान एवं वर्षा की एक जगह से दूसरी जगह भिन्नता के बारे में पढ़ा। जैसे गर्मियों में राजस्थान का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि वहीं गर्मियों में तापमान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी प्रकार सर्दियों में की रातों में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है,
जबकि तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और कई बार कुछ क्षेत्रों में दिन और रात में भी परिवर्तन होता है, जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जबकि रात्रि का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। अब हम जो मुख्य बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जलवायुवीय नियंत्रण। जलवायुवीय नियंत्रण कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। जलवायुवीय नियंत्रण, जलवायवीय नियंत्रण। मैं आपको बता दूं कि जलवायु के या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। जैसे पहला कारक होता है अक्षांश, दूसरा तुंगता यानी ऊंचाई, तुंगता यानी ऊंचाई। इसी प्रकार हम जो तीसरा कारक है वो होता है वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब एवं पवन तंत्र। इसी प्रकार जो चौथा है वो होता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। इसी प्रकार पांचवा महासागरीय धाराएं। पांचवा है महासागरीय धाराएं। और छठा है उच्चावच कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए 6 प्रमुख कारक विद्यमान होते हैं। अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा, मतलब जो पृथ्वी की गोलाई है, पृथ्वी की गोलाई किसकी, पृथ्वी की, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। किसके अनुसार होती है, अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः बढ़ता जाता है। यानी कि तापमान क्या होता है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। क्या होता है, तापमान। मुख्य क्या होता है, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा, क्या, सौर ऊर्जा की मात्रा, मुख्य क्या है, सौर ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार परिवर्तित होती है और तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। मतलब विषुवत वृत्त में तो क्या होता है, तापमान की बढ़ोतरी, और ध्रुवों की तरफ वो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। इसी प्रकार दूसरा तुंगता यानी महत्वपूर्ण तत्व है तुंगता या ऊंचाई। यानी जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, मुख्य बात क्या आती है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होता है, तापमान सामान्यतः कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाएगा तो क्या होगा कि वायुमंडल की सघनता कम हो जाएगी और तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियां गर्मी में क्या होती है, ठंडी होती है। मुख्य बात कि
पृथ्वी की सतह से कोई व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होता है, सघनता घट जाती है, यानी सघनता कम हो जाती है, और तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, यानी तापमान कम होता रहता है। और इसी कारण पहाड़ियां गर्मियों में क्या होती है, ठंडी रहती है, यानी गर्मियों के मौसम में भी ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार वायुदाब एवं पवन तंत्र, यानी किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। मुख्य बात क्या, उस स्थान की अक्षांश तथा ऊंचाई इस पर निर्भर करता है। मुख्य बात कि किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, और इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब वायुदाब एवं पवन तंत्र क्या होता है, वर्षा के वितरण को प्रभावित करना, वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। इसी प्रकार समुद्र से दूरी, मुख्य बात समुद्र, तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, यानी जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। मुख्य बात कि समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि मतलब समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, यह प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को अनुभव करते हैं। क्या, विषम मौसमी अवस्थाएं, विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करता है, और इसे महाद्वीपीय अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, समुद्र से दूरी, यानी क्या हो गया, महाद्वीपीय अवस्था, महाद्वीपीय अवस्था। यह महाद्वीपीय अवस्था क्या होती है, मुख्य बात कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, मतलब गर्मी में तो क्या होगा, गर्म, और सर्दी में क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा। यानी समुद्र के नजदीक जैसे जितने भी शहर हैं, जैसे मुंबई, तिरुवनंतपुरम, न्यू मैंगलोर या चेन्नई, जितने भी समुद्र के निकट जो भी शहर स्थित हैं, उनमें क्या होता है, तापमान बिल्कुल समानांतर रहता है, यानी समकारी प्रभाव, जलवायु पर क्या होते हैं, वो समकारी प्रभाव डालते हैं। और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ी तो क्या होगा, लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को अनुभव करने लग जाते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं महासागरीय धाराएं। मुख्य बात कि महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी समुद्र से तट की ओर चलने वाली, यानी कहने का मतलब क्या है, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाएं वो किसको प्रभावित करती है, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। मुख्य क्या, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। और उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट है उच्चावच। उच्चावच क्या होता है कि किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ऊंचे पर्वत, उच्चावच यानी ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर्वत क्या करते हैं कि ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो यह उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन जाते हैं। मतलब इनकी, अगर इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ये आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक सकती है तो वो उस क्षेत्र में वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। और पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। मतलब पर्वतों के एक तरफ तो क्या होती है, वर्षा हो जाती है, और दूसरी तरफ क्या होती है, सूखा रह जाता है। तो ये आज हमने पढ़े जलवायुवीय नियंत्रण, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारकों के बारे में हमने
पड़ा।